नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। पिछले शुक्रवार को इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार 5वें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। ग्लोबल लेवल पर यूएस टैरिफ्स को लेकर नई चिंताओं, Q3 रिजल्ट से पहले सतर्कता और फॉरेन इन्वेस्टर्स की लगातार सेलिंग ने मार्केट सेंटिमेंट को कमजोर बनाए रखा। बीएसई सेंसेक्स करीब 605 अंक गिरकर 83,576 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 लगभग 194 अंक टूटकर 21,683 पर आ गया। दिन की शुरुआत में संभलने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन भरोसे की कमी के चलते बिकवाली हावी हो गई। एनालिस्ट के मुताबिक मार्केट फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में है। वीक ग्लोबल क्यूज, राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स और लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग की वजह से शॉर्ट टर्म में प्रेशर बना हुआ है। हालांकि Q3 रिजल्ट्स को लेकर उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डोमेस्टिक जीडीपी ग्रोथ मजबूत रह सकती है और Q3 अर्निंग्स मिड कैप स्टॉक्स के दम पर सेंटिमेंट को थोड़ा सपोर्ट दे सकती हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस और यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स की अनिश्चितता के बीच मार्केट फिलहाल रेंज बाउंड रह सकता है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो निफ्टी 50 अपने 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे फिसल चुका है, जो कमजोरी का संकेत देता है। शॉर्ट टर्म में इंडेक्स 25,550 से 25,500 के लेवल्स तक दबाव में रह सकता है, जबकि ऊपर की तरफ 25,850 के आसपास रेजिस्टेंस माना जा रहा है। आने वाला हफ्ता मार्केट के लिए काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि Q3 रिजल्ट्स 2026 की शुरुआत हो रही है। आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियां जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा अपने दिसंबर क्वार्टर के नतीजे पेश करेंगी। आईटी के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी हैवीवेट कंपनियों के नतीजे भी आने वाले हैं। इन कंपनियों की अर्निंग्स और मैनेजमेंट कमेंटरी मार्केट की आगे की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। दूसरा बड़ा ट्रिगर इन्फ्लेशन से जुड़े आंकड़े होंगे। इस हफ्ते इंडिया की CPI इन्फ्लेशन, WPI इन्फ्लेशन, ट्रेड बैलेंस और फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा आएगा, जिससे इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर क्लैरिटी मिल सकती है। तीसरा अहम फैक्टर यूएस टैरिफ न्यूज़ है। 14 जनवरी को यूएस सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ फैसलों से जुड़ा मामला सुना जाएगा, जिस पर कोई भी बड़ा फैसला ग्लोबल मार्केट्स में हलचल पैदा कर सकता है। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ से यूएस इकोनॉमी को फायदा हुआ है, जबकि मार्केट्स को डर है कि लंबे समय तक ट्रेड टेंशंस ग्लोबल ग्रोथ पर दबाव डाल सकती हैं। इसी अनिश्चितता का असर इंडियन मार्केट सेंटिमेंट पर भी दिख रहा है। चौथा ट्रिगर गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस है। हाल ही में कमजोर यूएस पेरोल डेटा और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बीच इन्वेस्टर्स सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड की तरफ बढ़े हैं, जिससे प्रेशियस मेटल्स में तेजी देखने को मिली है। गोल्ड और सिल्वर में आई इस तेजी से ये संकेत मिलता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अभी भी रिस्क लेने से बच रहे हैं। अगर मेटल्स में मजबूती बनी रहती है तो इक्विटी मार्केट्स में कॉशन का माहौल बना रह सकता है। पांचवा और सबसे अहम ट्रिगर FII एक्टिविटी है। जनवरी पे ज्यादातर सेशंस में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडियन इक्विटी मार्केट में नेट सेलर्स रहे हैं, जिससे मार्केट पर लगातार दबाव बना हुआ है। NSDL के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल भारी सेलिंग के बाद इस महीने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने हजारों करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। जब तक FII फ्लोज में सुधार नहीं होता, मार्केट में वॉलेटिलिटी बने रहने की संभावना है। इनॉक्स विंड इस समय करीब 114 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एनालिस्ट का मानना है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में मजबूत ऑर्डर बुक और फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए ये स्टॉक 203 रुपए तक जा सकता है, यानी यहां से लगभग 78% का अपसाइड बनता है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स की राय इस स्टॉक पर स्ट्रॉन्ग बाई की बनी हुई है। कोहेंस लाइफ साइंसेज का शेयर अभी करीब 776 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। एनालिस्ट्स ने इसका टारगेट करीब 801 रुपए रखा है, जो लगभग 68% का संभावित फायदा दिखाता है। फार्मा और स्पेशलिटी केमिकल से जुड़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस पोजीशनिंग की वजह से एनालिस्ट का कंसेंसस बाय बना हुआ है। आदित्य बिरला रियल एस्टेट फिलहाल करीब 1,661 रुपए पर कारोबार कर रहा है। एनालिस्ट का मानना है कि रियल एस्टेट साइकिल में सुधार और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की वजह से ये स्टॉक 2,654 रुपए तक जा सकता है, यानी करीब 64% का अपसाइड। मार्केट एक्सपर्ट्स की ओवरऑल राय यहां स्ट्रॉन्ग बाय की है।
एनसीसी का शेयर अभी करीब 149 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूशन और ऑर्डर इनफ्लो को देखते हुए एनालिस्ट्स ने इसका टारगेट 235 रुपए रखा है, जिससे करीब 58% की तेजी की संभावना बनती है। एनालिस्ट्स की कंसेंसस व्यू इस स्टॉक पर बाय की बनी हुई है। केन्स टेक्नोलॉजी इस समय करीब 3,660 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट फोकस्ड बिजनेस की वजह से एनालिस्ट्स ने इसका टारगेट 5,787 रुपए रखा है, जो लगभग 58% का अपसाइड दिखाता है। मेजॉरिटी एनालिस्ट्स इस स्टॉक पर बाय की सलाह दे रहे हैं। एक्मी सोलर होल्डिंग्स का शेयर अभी करीब 226 रुपए पर मिल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में लॉन्ग टर्म डिमांड और प्रोजेक्ट पाइपलाइन को देखते हुए एनालिस्ट्स ने इसका टारगेट 354 रुपए तय किया है, यानी लगभग 56% का अपसाइड पोटेंशियल। एनालिस्ट्स का कंसेंसस इस स्टॉक पर स्ट्रॉन्ग बाय है। सिग्नेचर ग्लोबल फिलहाल 1008 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग और स्ट्रॉन्ग सेल्स पाइपलाइन की वजह से एनालिस्ट्स ने इसका टारगेट 1520 रुपए रखा है, जो लगभग 51% की तेजी दिखाता है। एक्सपर्ट्स की ओवरऑल राय यहां स्ट्रॉन्ग बाय की बनी हुई है। पीसीबीएल केमिकल का शेयर इस समय करीब 285 रुपए पर कारोबार कर रहा है। स्पेशलिटी केमिकल्स में डिमांड ग्रोथ और मार्जिन इंप्रूवमेंट की उम्मीद के चलते एनालिस्ट्स ने इसका टारगेट 426 रुपए तय किया है, यानी लगभग 49% का अपसाइड। मेजॉरिटी एनालिस्ट्स इस स्टॉक पर बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। आने वाले हफ्ते आईपीओ मार्केट काफी बिजी रहने वाला है, जहां इन्वेस्टर्स की नजर कुल 11 आईपीओस पर टिकी हुई है। ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी से यह संकेत मिल रहा है कि कुछ इश्यूज में डिसेंट लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकते हैं, जबकि कुछ में एक्सपेक्टेशंस थोड़ी म्यूटेड हैं। आमा सिक्योरिटी का आईपीओ 14 जनवरी को खुलेगा और 19 जनवरी को बंद होगा, जबकि लिस्टिंग 22 जनवरी को एक्सपेक्टेड है। अभी इसका जीएमपी करीब 8 रुपया है, जिससे साफ है कि मार्केट इस इशू से लिमिटेड लिस्टिंग गेन्स की ही उम्मीद कर रहा है। अमागी मीडिया लैब्स का आईपीओ 13 जनवरी से 16 जनवरी तक ओपन रहेगा और शेयर्स 21 जनवरी को लिस्ट होने की संभावना है। इसका जीएमपी करीब 37 रुपए चल रहा है, जो करीब 10% से थोड़ा ज्यादा अपसाइड की ओर इशारा करता है। इंडो एसएमसी का आईपीओ भी 13 जनवरी को खुलेगा और 16 जनवरी को बंद होगा, जिसकी लिस्टिंग 21 जनवरी को होनी है। ग्रे मार्केट में करीब 35 रुपए का प्रीमियम दिख रहा है, जिससे 20% से ज्यादा लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद बन रही है। जीआरई रिन्यू एनाटेक का आईपीओ 13 से 16 जनवरी के बीच सब्सक्राइब किया जा सकेगा और लिस्टिंग 21 जनवरी को एक्सपेक्टेड है। इसका जीएमपी करीब 9 रुपया है, जो सिंगल डिजिट परसेंटेज लिस्टिंग गेन्स का संकेत देता है। नर्मदेश ब्रास इंडस्ट्रीज का आईपीओ 12 जनवरी को खुलेगा और 15 जनवरी को बंद होगा, जबकि लिस्टिंग 20 जनवरी को होगी। फिलहाल इसका जीएमपी फ्लैट चल रहा है, यानी मार्केट में इस इशू को लेकर खास एक्साइटमेंट नहीं दिख रही। अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम्स का आईपीओ 12 से 14 जनवरी तक ओपन रहेगा और शेयर्स 19 जनवरी को लिस्ट होने की उम्मीद है। इसका जीएमपी करीब 14 रुपया है, जो 20% से ज्यादा की संभावित लिस्टिंग गेन्स दिखाता है। डीफ्रेल टेक्नोलॉजीज का आईपीओ पहले ही 9 जनवरी को ओपन हो चुका है और इसकी लिस्टिंग 16 जनवरी को होगी। ग्रे मार्केट में इसका जीएमपी करीब 6 रुपया है, जो मॉडेस्ट और सिंगल डिजिट अपसाइड का इशारा करता है। भारत कोकिंग कोल का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुला हुआ है और शेयर्स 16 जनवरी को लिस्ट होंगे। इसका जीएमपी करीब 10.4 रुपया चल रहा है, जो मौजूदा पाइपलाइन में सबसे मजबूत संकेतों में से एक माना जा रहा है और 45% से ज्यादा गेन्स की संभावना दिखा रहा है। यजुर फाइबर्स का आईपीओ इस हफ्ते की शुरुआत में बंद हो चुका है और इसकी लिस्टिंग 14 जनवरी को एक्सपेक्टेड है। ग्रे मार्केट में पहले वॉलेटिलिटी दिखी थी, लेकिन अब जीएमपी फ्लैट हो गया है, जिससे लिस्टिंग पर लिमिटेड मूवमेंट की उम्मीद है। विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आईपीओ 9 जनवरी को बंद हो चुका है और शेयर्स 14 जनवरी को लिस्ट होंगे। इसका जीएमपी फिलहाल 0 है, जो फ्लैट लिस्टिंग की तरफ इशारा करता है। गैबियन टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग 13 जनवरी को होने वाली है और इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन के दौरान जबरदस्त रिस्पांस मिला था। इसका जीएमपी करीब 35 रुपया है, जो 40% से ज्यादा की स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद दिखाता है। बजट 2026 को लेकर टैक्स एक्सपर्ट्स ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि सुपर रिच पर इनकम टैक्स सरचार्ज बढ़ाना या वेल्थ टैक्स दोबारा लाना नुकसानदेह हो सकता है। उनका कहना है कि इससे पैसा और टैलेंट दोनों देश से बाहर जा सकता है। अभी मौजूदा सिस्टम में 50 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वालों पर अलग अलग स्लैब्स में सरचार्ज लगता है और हाईएस्ट लेवल पर इफेक्टिव टैक्स रेट करीब 39 से 42% तक पहुंच जाता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे ज्यादा बोझ डालना रिस्की हो सकता है। पीडब्ल्यूसी के अमित राहा का कहना है कि टैक्स में फेयरनेस जरूरी है, लेकिन अगर टैक्स बहुत ज्यादा प्रोहिबिटिव हो जाए तो हाई इनकम लोग भारत छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। आज के ग्लोबल वर्ल्ड में रीलोकेशन आसान हो चुका है।
डिलॉयट इंडिया के आलोक अग्रवाल ने याद दिलाया कि सरकार ने बजट 2023 में ही हाईएस्ट सरचार्ज को 37% से घटाकर 25% किया था। ऐसे में 3 साल के अंदर फिर से इसे बढ़ाना अनलाइकली लगता है। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर पिछले 2 दिन में बाजार बंद होने पर बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर सोमवार को शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। एवेन्यू सुपरमार्ट, जो डीमार्ट रिटेल चेन चलाती है, ने Q3 रिजल्ट्स में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 18% बढ़ा है और रेवेन्यू में 13% से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज हुई है, जिससे साफ है कि कंजम्पशन डिमांड अब भी स्टेबल बनी हुई है। दिसंबर क्वार्टर में एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड का मुनाफा बढ़कर 856 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 724 करोड़ रुपए था। वहीं रेवेन्यू 15,972 करोड़ रुपए से बढ़कर 18,101 करोड़ रुपए पहुंच गया, यानी टॉप लाइन ग्रोथ भी हेल्दी रही। कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 20% से ज्यादा बढ़कर 1,463 करोड़ रुपए हो गया है। EBITDA मार्जिन भी सुधरकर 8.1% पर पहुंच गया, जो कॉस्ट कंट्रोल और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को दिखाता है। सेल्स मिक्स की बात करें तो फूड और ग्रोसरी सेगमेंट कंपनी के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा। टोटल इनकम का करीब 57% हिस्सा फूड और ग्रोसरी से आया, जबकि नॉन फूड FMCG का योगदान लगभग 20% रहा। IREDA ने भी Q3 में दमदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 37.5% बढ़कर 584.9 करोड़ रुपए हो गया, जो रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग में स्ट्रॉन्ग डिमांड को दिखाता है। IREDA की नेट इंटरेस्ट इनकम भी 34.8% बढ़कर 897.5 करोड़ रुपए पहुंच गई है। इसका मतलब है कि लेंडिंग बुक ग्रो हो रही है और इंटरेस्ट इनकम में मजबूती बनी हुई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दिसंबर मंथ में स्ट्रॉन्ग सेल्स नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। कंपनी की टोटल सेल्स वॉल्यूम सालाना आधार पर 27% बढ़कर 85,501 यूनिट्स रही, जो डोमेस्टिक डिमांड की मजबूती दिखाती है। हालांकि दिसंबर महीने में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के एक्सपोर्ट्स में गिरावट देखने को मिली है। इसका असर ग्लोबल डिमांड और कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स की कमजोरी से जुड़ा माना जा रहा है। तेजस नेटवर्क्स के लिए Q3 मुश्किल भरा रहा है। कंपनी को इस तिमाही में 196.55 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड लॉस हुआ, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में प्रॉफिट दर्ज किया गया था। मैनेजमेंट के मुताबिक कमजोर सेल्स और BSNL से जुड़े परचेज ऑर्डर्स के डिले होने की वजह से परफॉर्मेंस पर दबाव आया है। रेवेन्यू में भी बड़ी गिरावट आई है, जो 2,642 करोड़ रुपए से घटकर करीब 307 करोड़ रुपए रह गई है। लेमन ट्री होटल्स में बड़ा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट देखने को मिला है। बोर्ड ने कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को मंजूरी दी है, जिसके तहत वॉरबर्ग पिंकस फ्लोर होटल्स में APG की पूरी 41.09% हिस्सेदारी खरीदेगी। इस डील के बाद वॉरबर्ग पिंकस अपनी सब्सिडियरी कोस्टल सीडर इन्वेस्टमेंट्स BV के जरिए फ्लोर होटल्स में 960 करोड़ रुपए तक का फ्रेश कैपिटल इन्वेस्ट करेगी। इससे फ्यूचर एक्सपेंशन और बैलेंस शीट को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल ने बताया है कि बोर्ड ने सब्सिडियरी क्रिस फाइनेंशियल लिमिटेड को पेरेंट कंपनी में मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल इसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिली है और मर्जर टर्म्स तय करने के लिए कमेटी बनाई गई है। एक्सो नोबल इंडिया में बोर्ड और टॉप मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव हुए हैं। कंपनी ने शांतनु महाराज खोसला को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में और राजीव राजगोपाल को जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के तौर पर रीअपॉइंट किया है। टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को डोमेस्टिक मार्केट से 126 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए ऑर्डर्स मिले हैं। ये ऑर्डर्स फ्रेट वैगन सेगमेंट से जुड़े हैं, जिससे कंपनी की ऑर्डर बुक और मजबूत हुई है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने डिस्क्लोजर दिया है कि एक डेजिग्नेटेड पर्सन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन गलती से व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर हो गई थी। कंपनी ने तुरंत एक्शन लेते हुए इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड ने US बेस्ड द मटेरियल्स वर्क्स लिमिटेड के साथ एक्सक्लूसिव परचेज एग्रीमेंट किया है। ये एग्रीमेंट EPS Gen 4 सेल से जुड़ा है। हालांकि स्टॉक में उस दिन हल्की गिरावट देखने को मिली है। रियल एस्टेट डेवलपर सिग्नेचर ग्लोबल ने Q3 बिजनेस अपडेट में बताया कि प्री सेल सालाना आधार पर 27% घटे हैं, लेकिन कलेक्शंस मजबूत रही हैं और ईयर ऑन ईयर 14% की ग्रोथ के साथ 1,230 करोड़ रुपए पहुंच गई हैं। मार्केट से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट शेयर होल्डर लॉक इन से जुड़ी है। वेकफिट इनोवेशंस, ICICI प्रूडेंशियल AMC, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस और एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स जैसी कंपनियों में इस हफ्ते 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर्स लॉक इन से फ्री होने वाले हैं, जिससे शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी PTC इंडस्ट्रीज के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर सामने आई है, जहां इसकी सब्सिडियरी एरोलॉय टेक्नोलॉजीज को जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन से अहम ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट के BE-4 इंजन के लिए हाई स्ट्रेंथ मेटल कंपोनेंट्स की डेवलपमेंट और सप्लाई से जुड़ा है, जो इंटरनेशनल क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के बाद मिला है।
ईरान और यूएस के बीच बढ़ते तनाव और ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों की वजह से ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, जिसका सीधा असर सेफ हेवन एसेट्स पर देखने को मिल रहा है, खासकर गोल्ड पर। ईरान में 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुए एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स अब तीसरे हफ्ते में प्रवेश करने वाले हैं, जहां करेंसी कोलैप्स और इकोनॉमिक क्राइसिस से नाराज लोग तेहरान की सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार ने इंटरनेट शटडाउन और सख्ती भी बढ़ा दी है। इसी जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते कमोडिटी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि सोमवार 12 जनवरी 2026 को गोल्ड प्राइसेस गैप अप ओपनिंग के साथ खुल सकते हैं, क्योंकि निवेशक रिस्क से बचने के लिए गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। MCX के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2026 गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट शुक्रवार को 1,38,875 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव से हल्की बढ़त दिखाता है और अपवर्ड ट्रेंड का संकेत देता है। सेबी रजिस्टर्ड कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का मानना है कि ईरान बॉर्डर पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की खबरों से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों मार्केट्स में गोल्ड की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। एक्सपर्ट के अनुसार इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड $4,550 प्रति आउंस तक जा सकता है, जबकि MCX पर गोल्ड 1,42,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है, अगर US ईरान टेंशन और बढ़ती है। 2026 में कुछ चुनिंदा मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स को चौंकाने वाला रिटर्न दिया है, जहां क्यूपिड, इंडोकेम और कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स जैसे शेयरों ने 300% से लेकर 500% से ज्यादा की तेजी दिखाई है, जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोमेंटम को दिखाता है। क्यूपिड का शेयर अप्रैल 2025 से अब तक 529% तक चढ़ चुका है। वहीं इंडोकेम और कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स ने भी लगातार हायर हाइज बनाए हैं, जिससे साफ है कि इन कंपनियों में लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर मार्केट का भरोसा बढ़ा है। इसी तरह इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज और SML महिंद्रा ने भी वित्त वर्ष 2026 में शानदार परफॉर्मेंस दी है, जहां स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, नीश बिजनेस और कंसिस्टेंट डिमांड की वजह से इन स्टॉक्स में भारी बाइंग देखने को मिली।